लास्ट हम लोगों ने डलहौजी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे का। नेक्स्ट गवर्नर जो हैं लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग की बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, क्योंकि इसके बाद से वायसराय आ जाएगा। तो अब ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। दूसरा पॉइंट, 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ? तो 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। ये क्वेश्चन बनता है, 1857 का विद्रोह किसके समय में हुआ था? ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपका लॉर्ड कैनिंग का। तीसरा, 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना। देखो, विश्वविद्यालय बनाने की जो प्रस्तावना थी वो डलहौजी के समय में हो गई थी, वो डिस्पैच से। लेकिन जो स्थापना हुई है वो कैनिंग के समय में हुई है, क्योंकि वो डिस्पैच आ गया था पहले ही, 1854। ठीक है, वो डिस्पैच कब आया था? वो डिस्पैच कब आया था? 1854, 1854 में। तो वो डिस्पैच में डलहौजी के समय आया था और उस समय ये बातें हुई थी शिक्षा के क्षेत्र के लिए। लेकिन जो विश्वविद्यालय की एक्चुअल स्थापना हुई है वो कैनिंग के समय कर दी गई। तो ये बात हुई। अब आगे अगर देखोगे आप, तो ये 56 से 57 तक, देखो समझो, 57 में क्रांति हो गई। और 57 में जैसे ही 1857 की क्रांति हुई, तो अब जो कंपनी का जो शासन है उसको खत्म कर दिया जाएगा और ब्रिटिश टाउन के हाथ में चला जाएगा, मतलब महारानी के हाथ। और जब महारानी के हाथ में जाएगा तो गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया जाएगा। अब वो वायसराय कहलाएगा। तो इसी समय जो लॉर्ड कैनिंग है, जब ये 1857 की क्रांति हुई है, तो अब इसी को वायसराय बोला जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम ये कहें कि ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत का ये प्रथम वायसराय है, ये इस तरह से भी है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है और भारत का प्रथम वायसराय भी है। भारत का प्रथम वायसराय, ये भी ध्यान रखना है आप, ये भारत का प्रथम वायसराय भी है। ठीक है, इसी के समय में क्या हुआ, 1858 का भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन को समाप्त करके करके कंपनी के शासन को समाप्त करके शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण
ब्रिटिश ताज के हाथों में। देखिए बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। 1858 का भारत शासन अधिनियम जो लाया गया, ये कब लाया गया? ये 1857 की क्रांति को देखते हुए ये अधिनियम लाया गया, 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसमें कई सारे पॉइंट थे। वायसराय का क्या मतलब होता है? वायसराय का मतलब अब एक प्रकार से समझ लो कि एक ऐसी पदवी जो सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में है। जैसे गवर्नर, गवर्नर जनरल जो भारत में थे, कंपनी के अधीन चल रहे हैं। ये जो पद थे वो कंपनी को दिए जा रहे थे। अब ये वायसराय का पद कंपनी के उसमें नहीं है, ये सीधे मतलब ब्रिटेन से सीधे कंट्रोल हो रहा है, जो वायसराय है। तो वायसराय का पद से आप ये समझ सकते हो कि अब जो शासन है वो कंपनी के हाथों में नहीं है बस। तो वायसराय जब भी पद आएगा तो इसका मतलब ये सीधा ब्रिटिश के हाथ से चलेगा, वहां से शांत। अब इसका मतलब ये थोड़े बताएंगे कि वायसराय डीएम होता है कि आईपीएस होता है कि कौन होता है। वायसराय एक पद है जो सीधे वहां से भेजा जा रहा है। जिस तरह से ये है अभी गवर्नर जनरल ही, बट गवर्नर जनरल कहने का मतलब होता है कि कंपनी के अधीन है। इस वजह से अब वो गवर्नर जनरल नहीं कह रहे, अब वो सीधे कह रहे हैं वायसराय। तो वायसराय पढ़ के हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये पद सीधा ब्रिटिश क्राउन के हाथ से है, मतलब ये कंपनी के हाथ में नहीं है अब ये है सीधा मतलब। लेकिन जब तक हम गवर्नर जनरल कहेंगे, गवर्नर कहेंगे, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत चल रहा है। लेकिन जैसे ही वायसराय का पद आएगा, अब ये सीधे ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश सम्राट होगा वहां, उसके अधीन चल रहा होगा। ठीक है, तो अभी महारानी है विक्टोरिया, तो उनके अधीन है ये सब। सर लास्ट वाली लाइन रीड कर दीजिए एक बार। 1858 का भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन को समाप्त करके शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में। कहा आपसे ना कि अब जो है कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कोई मतलब नहीं है। इसीलिए गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया, क्योंकि ये जो पद थे वो कंपनी के तहत थे। अब इसको समाप्त करके शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में, मतलब सीधा अब महारानी के हाथों में जो वहां पर हैं, या जो भी शासक होगा वहां पर, तो ब्रिटिश ताज के हाथों में होगा। और इसीलिए एक नया पद वहां दिखाया गया, वायसराय। जैसे अब समझ में आ जाए कि वायसराय जो है वो ब्रिटिश क्राउन के सपोर्ट से चलेगा। सर 1857 के विद्रोह के बारे में बता दीजिए। सर 1857 के विद्रोह के बारे में हम इस समय नहीं बता सकते। 1857 में एक लाइन में नहीं बताया जाएगा। कौन पूछा है? हर्षवर्धन। 1857 में एक लाइन में समझा दें क्या तुम्हें? पूरा चैप्टर है 1857 की क्रांति, उसका एक अलग टॉपिक है 1857। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम आपको क्लियर हुआ। कंपनी के शासन को, ये ध्यान रखिएगा, इसका मेन पॉइंट क्या है। 1858 का भारत शासन अधिनियम कंपनी के शासन को समाप्त करके जो शासन है वो सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक काम किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समाप्त हो गया। समझिए इस पॉइंट को।
हो गया। देखिए क्या हुआ, महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र वहां लंदन से दिया गया यहाँ पर भारत में। वो घोषणा पत्र यहाँ पहुंचा, और इस समय जो वायसराय है वो लॉर्ड कैनिंग है। तो लॉर्ड कैनिंग जो वायसराय था यहाँ का, उसने वो घोषणा पत्र पढ़ा। कहाँ पर पढ़ा? तो इलाहाबाद में दरबार लगा हुआ था, यही प्रयागराज में आप। तो बोला जाता है कि इलाहाबाद में दरबार लगा था, उस दरबार में इस घोषणा पत्र को पढ़ के सुनाया गया। कब सुनाया गया? 1 नवंबर 1858 को। और उस घोषणा पत्र में बहुत सारे नियम थे, और इस घोषणा पत्र के द्वारा ही कंपनी के शासन को हटा लिया गया था। ठीक है। कह रहा है महारानी विक्टोरिया अभी जिंदा है। अबे गधे हैं। वो कंपनी जब बना था वो एलिजाबेथ थी। तुझे तो इन्हें लग रहा होगा कि वो विक्टोरिया थी। कंपनी जब बनी थी उस समय की महारानी एलिजाबेथ थी, विक्टोरिया नहीं थी उस समय। तो नहीं समझ में आ रहा? यही कंफ्यूजन था ना। एलिजाबेथ उस समय थी जब कंपनी का बना था, तुम कंफ्यूज कर रहे हो उसे। विक्टोरिया तो अभी है। तो महारानी विक्टोरिया का ये आया, और इस घोषणा पत्र में कई सारे नियम थे, जिसमें से एक नियम था कि कंपनी के शासन को हटा दिया जाए। ये इस घोषणा पत्र में ही था। कंपनी के शासन को हटा करके और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया जाए। एक दूसरा इसमें और चीज था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो राज्य हड़पने की नीति थी जो डलहौजी ने चलाई थी, इसको खत्म कर दिया गया। इन्होंने कहा कि ये राज्य हड़पने की नीति ही सबसे गड़बड़ है, जिसकी वजह से 57 की क्रांति में कई सारे रियासतों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे झांसी वगैरह, और कई सारे शामिल हो गए थे। तो विक्टोरिया ने ये जो घोषणा पत्र में दिया, तो इसमें ये भी था कि आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर रहे हैं, और जो गोद लेंगे बच्चे तो अब उसको हम मान्यता देंगे। मतलब क्योंकि डलहौजी नहीं मानता था दत्तक पुत्र को। तो ये चीजें की गई थी। तो ये ध्यान आपको ये रखना है इसमें कि ये जो घोषणा पत्र है वो किसने सुनाया था पढ़कर। तो ये लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था, और जगह का नाम भी पूछा जाता है, वो ऑप्शन देता है। ठीक है। तो आपको इलाहाबाद याद रखना है कि इलाहाबाद में ये काम किया गया जहां पर आप हैं अभी। तो ये एक पॉइंट आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या था पॉइंट? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू। 1859 60 नील विद्रोह। अभी क्लियर करते हैं, नोट कर लो पहले। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह। देखो एक श्वेत विद्रोह पहले हो चुका है, एक और होगा। डॉक सुविधा को बंद करने के कारण भारतीय दंड संहिता 1860 पारित। 1 जनवरी 1861 से लागू। 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पारित। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित। भारत में पहली बार
आयकर लगाया गया। विल्सन द्वारा प्रस्तुत। 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई। नोट करो। नोट करिए जरा। हो गया। विधवा पुनर्विवाह। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग देखें इसमें, लॉर्ड कैनिंग का, तो 56 से 62 तक है ये। 56 से 62, 1856 से 62 लॉर्ड कैनिंग का है। लेकिन पहले ये रहेगा गवर्नर जनरल, और 57 की क्रांति के बाद ये बन जाएगा वायसराय। तो 57 का विद्रोह होगा। 1857 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना। लेकिन ये चीज प्रस्तावित कर दी गई थी वुड डिस्पैच जो लागू हुआ था डलहौजी के समय, और उसी के तहत ये विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये भारत का वायसराय बना। 1858 का जब ये भारत शासन अधिनियम आया, तो इस अधिनियम में ये सारी चीजें दी गई। 1858 का भारत शासन अधिनियम, कंपनी के शासन को समाप्त किया गया और वो ब्रिटिश ताज के हाथों में आ गया। और जो गवर्नर जनरल का पद है उसकी जगह वायसराय का पद दे दिया गया। किसको? कैनिंग को। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया। किसने सुनाया? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जो राज्य हड़प नीति में एक पॉइंट था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, कि अगर उत्तराधिकारी नहीं है तो आपको राज्य को ले लिया जाएगा। इस चीज को हटा दिया गया। ठीक है, इस चीज को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू। देखिए, ये असल में अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम आपने सुना होगा। जो ईश्वरचंद विद्यासागर है, ये बहुत ज्यादा, जैसे राजा राम मोहन राय सती प्रथा को दूर करना चाह रहे थे, उसी तरह से जो ईश्वरचंद विद्यासागर हैं वो इस पर बहुत सारा काम कर रहे थे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में।
क्योंकि उस समय क्या था कि विधवाओं को पुनर्विवाह मतलब विवाह का अनुमति नहीं था, तो बड़ी सारी दिक्कतें थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर चाहते थे कि विधवाओं को भी जीने का हक है, तो इसका पुनर्विवाह क्यों ना हो, है ना। बट उनके हाथ में था नहीं, क्योंकि भाई वायसराय गवर्नर जनरल कोई और है, अगर वो कानून बना दे तो ये चीजें हो सकती थी। तो इसीलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कैनिंग से संपर्क किया, लॉर्ड कैनिंग से, और उनको कई सारी चीजें समझाई कि ये काफी बेकार प्रथा है कि किसी भी विधवा को, मान लो यंग एज में है, अभी अभी शादी हुई और अभी पति मर गया, उसका पूरा जीवन कैसे कटेगा उसका। ठीक है, तो इनको एक अनुमति देनी चाहिए विधवा पुनर्विवाह की। तो एक नियम बना दिया गया, एक कानून बना दिया गया। तो विधवा पुनर्विवाह के लिए 1856 में एक कानून बना दिया गया कि अब विधवा जो है वो विवाह कर सकती थी, ये वैध था। और उनका जो पुत्र होगा उसको भी अधिकार दे दिए गए। ठीक है, ये एक पॉइंट आपका था यहाँ। तो ये विधवा पुनर्विवाह क्लियर। दूसरा, 1859 और 60 में नील विद्रोह हुआ। नील विद्रोह क्या था? वैसे तो एक टॉपिक है अलग से, भारतीय किसान आंदोलन। और भारतीय किसान आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जिसमें से एक नील विद्रोह भी है। थोड़ा सा हम यहाँ पर समझा देते हैं, बाकी हम आपको उस आंदोलन में क्लियर कर देंगे सब, अलग से आएगा, अभी बहुत सारे आंदोलन है। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। बस इतना समझ लो कि नील विद्रोह क्या था, यहाँ पर कुछ पॉइंट समझा देते हैं। नील विद्रोह क्या था कि बंगाल में अ, जो किसान थे उन लोगों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही, क्योंकि यूरोप में जो है वो नील की बहुत डिमांड थी। नील ये जो हम लोग जानते हैं वही नील, तो नील की वहां बहुत डिमांड थी। तो यहाँ पर किसानों से जबरदस्ती, किसान नहीं भी चाहते थे तब भी नील की खेती करवाई जाती थी। जबकि जानते हो क्या था कि उस जमीन पर अगर चावल की खेती हो तो ज्यादा मुनाफा मिलता, और किसान ये चीज समझते थे। तो किसान ये चीज समझते थे कि भैया नील से कोई फायदा नहीं है, भाई चावल और होगा, खाद्यान्न होगा तो फायदा होगा। बट क्योंकि अंग्रेजों का राज था तो इनका चला नहीं, अंग्रेजों ने जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई, जिससे एक तो खेत भी बर्बाद हुए और किसानों की स्थिति भी बहुत दयनीय हो गई, क्योंकि अपने हिसाब से वो खेती कर नहीं सकते थे। और इस तरह से बहुत सारे उत्पादक, नील उत्पादक लोग, जैसे मेन मेन जमींदार टाइप की कह लो, ये लोग बहुत पनपे, जिन्होंने किसानों के ऊपर बहुत सारा अत्याचार किया। और ये लोग क्या करते थे कि ये एक अग्र अग्रनामा कर लेते थे। जैसे अभी एक किसान आंदोलन का वो बवाल नहीं चल रहा है कि किसान आंदोलन में वो बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, तो इस तरह की एक जो चीज थी, इसी तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट था जो अंग्रेज कर लेते थे। लेकिन अंग्रेजों के नियम बड़े कठोर थे। नियम इतने कठोर थे कि वो लोग जब अग्रनामा करते थे कि फसल से पहले ही कर लेते थे, और वो इतने कम दाम पे करते थे, मतलब बाजार का भाव जो था वो बहुत ज्यादा होता था। लेकिन किसान पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, तो ये सब क्या है, उनको बेवकूफ बना करके वो बहुत कम दाम पे उनसे अग्रनामा कर लेते थे। और फिर वो जो नील वगैरह था वो यूरोप भेज दिया जाता था और बेच दिया जाता था। किसानों को कुछ नहीं मिलता था, किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई। अगर किसान चाहता भी कि मैं इनका अग्रनामा तोड़ दूं तो वो तोड़ नहीं सकता था, उसके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाते थे। उनके गाय भैंसों को उठा लिया जाता था, स्त्रियों को मारा जाता था, बच्चों को मारा जाता था, है ना। और जमीन वमीन हड़प ली जाती थी। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही थी ये बंगाल में। तो अचानक से कोई मजिस्ट्रेट था, वो मजिस्ट्रेट अंग्रेज की तरफ से ही, अब उसको कुछ गड़बड़ हुई समझने में चीजों को। नील चंपारण में कंफ्यूजन है सर। अरे देखो कई जगह चल रहा है, अभी आगे चल के आपको पता चलेगा। जैसे बंगाल है, बंगाल बताया तो आपको, इस समय बंगाल कहने का मतलब क्या है? हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि बंगाल कहने का मतलब इस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब हैं। हम बहुत पहले आपको ये बता चुके हैं कि अभी तक ये जो पूरा क्षेत्र है वो एक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इवन बांग्लादेश, ये पूरा क्षेत्र बंगाल ही कहला रहा है, इसलिए हम बंगाल शब्द यूज कर रहे हैं। तुम लोग कंफ्यूजन में आ रहे हो बिहार वार, बंगाल ही पूरा चल रहा है, इसी के अंदर है सब। बाद में जाके अलग होगा तो पश्चिम बंगाल अलग होगा, बांग्लादेश अलग हो जाएगा, बिहार अलग हो जाएगा, उड़ीसा अलग हो जाएगा। अभी पूरा क्षेत्र बंगाल ही है। ठीक है, तो ये चीजें चल रही थी। ये अग्रिम तोड़ नहीं सकते थे अपना। बट एक मजिस्ट्रेट था, उसने इनको, पुलिस विभाग को एक आदेश दिया कि आप लोग जाके चेक करिए कि क्या ऐसा है
कि केवल इनसे जबरदस्ती नील की ही खेती करवाई जा रही है, तो ऐसा पता किया गया। तो पता चला कि हाँ है। तो उस मजिस्ट्रेट ने मतलब कहा कि इसको हटाइए और किसानों से कहिए कि वो केवल नील की खेती ना करें, उनको जो अच्छा लगता हो वो खेती करें। मतलब उन्हें चावल उगाना है तो चावल उगाएं, जो भी है। ये एक कंफ्यूजन में उससे ये डिसीजन निकल गया था मजिस्ट्रेट से। तो वो असल में सही आदेश पढ़ नहीं पाया था सरकार का। बट इससे क्या हुआ कि जो वहां के किसान लोग थे, जो नील की खेती कर रहे थे, उन लोग को एक मौका मिल गया कि अब हम लोग हो सकता है कि इससे बच सकते हैं। तो इन लोगों ने आ, नील की खेती बंद कर दी। नील की खेती बंद कर दी, अग्रनामा लेना बंद कर दिया, और मतलब एक प्रकार से विद्रोह किया कि अब हम ये पैदा नहीं करेंगे नील, अब हमें जो अच्छा लगेगा हम वो फसल करेंगे। तो आप जानते हो इतनी आसानी से तो होगा नहीं। तो फिर जो अंग्रेज थे उत्पादक, उन लोगों ने बहुत अत्याचार किया, इन्हें मारा पीटा, और फिर उसके बाद इनके ऊपर केस भी लगाए, मुकदमे चलाए गए। तो किसानों ने भी कुछ ऐसा किया कि इन्होंने सीधा सीधा एक निर्णय निकाल दिया कि जो अंग्रेजों की सहायता करेगा वो हमारी बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी अंग्रेज की तरफ से जाता था तो किसान उसको अपने गांव से और इस बिरादरी से निकाल देते। इस तरह से चलते चलते काफी कुछ हुआ। तो इसमें साथ दिया एक व्यक्ति हैं, वो जो द हिंदू का अखबार, नहीं जानते हो आप लोग द हिंदू का? तो ये द हिंदू बहुत पुराना अखबार है, अगर आपको पता हो। असल में द हिंदू जो है 1878 के आसपास से आपका है, लेकिन वो नाम द हिंदू नहीं था, वो कुछ और नाम से था, हिंदू पैट्रियट या इस तरह का कुछ नाम था उसका। और पहले वो हिंदी में ही आता था, लेकिन बाद में फिर वो इंग्लिश वगैरह हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आपका है हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी, चलो इसको जब डिस्कस होगा तभी बता देंगे। हरिश्चंद्र मुखर्जी, अभी समझ लो फिर हम आपको लिखवा देंगे उसे। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी एक व्यक्ति हैं जो असल में हिंदू पैट्रियट जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया अपने अखबार पत्र में, ये बहुत सारी चीजें छापी कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है और ये सब चीजें हैं। और जब ये निर्णय लागू नहीं हुआ, जैसे बताया ना आपको हमने कि मजिस्ट्रेट जो था, जब उसने ये आदेश दिया था कि कोई भी फसल उत्पादन कर सकते हैं, तो किसानों ने नील की खेती बंद कर दी और वो कोई भी फसल उत्पादन करने लगे। बट ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि जो बड़े लोग हैं अंग्रेज के, वो लोग ये करने नहीं देंगे। तो यहां से दिक्कत हुई, इसको अप्लाई करने में बहुत समय लगा। तो दो व्यक्ति, हरिश्चंद्र ये तो अलग हैं, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। हरिश्चंद्र को अगर हम हटा दें तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको याद रखना है। कौन? दिगंबर विश्वास। दिगंबर विश्वास। और एक व्यक्ति है विष्णु विश्वास। दो लोग हैं। तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन लोगों ने के नेतृत्व में, वॉइस आ तो रही है, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है भाई। देखिए आपको अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, तो ये विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ है? इन दो व्यक्ति के नेतृत्व में हुआ है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये दो व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में यह नील विद्रोह हुआ है। नील विद्रोह में है क्या कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो खेती करेंगे। अगर हमें चावल की खेती करनी है तो हम चावल की करेंगे। हम नील की खेती क्यों करें जिससे हमें कोई लाभ ही नहीं है। ठीक है। तो ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में ये नील विद्रोह हुआ था। क्लियर है? और ये नदिया जिले में हुआ था। नदिया जिले बंगाल में ही पड़ता है आपका, नदिया जिले। तो नदिया जिले के गोविंदपुर में। हम इसको डिस्कस करेंगे जब किसान आंदोलन पढ़ाएंगे, तो उसमें आपको हम ये लिखवा देंगे। अभी क्योंकि आया है तो हम केवल समझा दे रहे हैं। तो नील विद्रोह में आपको सीधा सा पॉइंट ये था कि नील की खेती के लिए विद्रोह में थे ये लोग, कि ये हमें लाभ के लिए है नहीं और कोई मतलब नहीं निकल रहा। तो नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है। आगे चल करके 1860 में, ये 59-60 जो लिखा गया 59 में शुरू हुआ था, और 60 में ये विद्रोह खत्म हो जाएगा, और सारी मांगे मतलब मान ली जाएंगी किसानों की। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि भारतीय किसानों का पहला सफल आंदोलन ये नील विद्रोह है। ये आंदोलन सफल रहा था।
मतलब वो जो चाहते थे वो हुआ था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था इसमें। अच्छा, दूसरी बात, यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह। देखिए, एक श्वेत विद्रोह बहुत पहले हुआ था, क्लाइव के समय, रॉबर्ट क्लाइव के समय भी श्वेत विद्रोह हुआ था। तो उस समय क्यों हुआ था? क्योंकि उसने दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। ठीक है, कहा था ना आपको कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया था, जो बंगाल और बिहार से बाहर जाएंगे केवल उन्हीं को भत्ता मिलेगा। उस समय हुआ था। अब क्यों हुआ है? तो डाक डाक सुविधा को बंद कर दिया। मतलब होता क्या था कि जो भी इंग्लैंड के यहाँ पर अधिकारी थे, जो यहाँ पे नागरिक थे, निवासी आए थे, भाई परिवार तो उनका वहां पर है, तो उनको कुछ पत्र भेजना होता था, डाक सुविधा लेनी होती थी। तो ये चीज पहले फ्री चलती थी, लेकिन इसके समय में ये क्या किया गया कि इस सुविधा को बंद कर दिया इसने। ये फ्री जो सुविधा थी डाक की, ये बंद करा दी। इससे विद्रोह हो गया। तो श्वेत विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्वेत मतलब अंग्रेज। अंग्रेज अपने आप को श्वेत कहते थे, ज्यादा श्रेष्ठ। और भारत के लोगों को वो काले कहा करते थे, मतलब कि आप काले हैं और हम लोग गोरे हैं, इसीलिए उनका नाम गोरे है, गोरे कहा जाता है। तो श्वेत विद्रोह इसीलिए कहा जाता है। तो जहां जहां श्वेत आएगा, इसका मतलब कि अंग्रेजों से रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड नहीं है। ये अपना ही सैनिकों का है उनका। ठीक है, आज जो भी आपका पुलिस का कानून चल रहा है, आज जो भी आपके पुलिस के कानून चल रहे हैं, कोर्ट में जो भी हियरिंग चल रही है, ये सब इसी की देन है। और इसी को कहा जाता है भारतीय दंड संहिता 1860 पारित हो गया। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता पारित हो गई। ध्यान रखिएगा इसका नाम, लॉर्ड कैनिंग के समय। और तब से अब तक चल ही रहा है, सारा कानून इसी पर चल रहा है। हाई कोर्ट कानून जो भी चल रहा है, सब इसी से सुनवाई चल रही है, जो भी इसने पारित किए। तो ये भारतीय दंड संहिता 1860 पारित हो गई, 1 जनवरी 1861 से लागू कर दी गई। तो ये ध्यान रखना है कि पारित हुआ है 1860 में, और 61 में ये क्या हो गया, लागू हो गया। तो जो भी पुलिस की व्यवस्था है, जो कोर्ट में हियरिंग होती है, न्यायालय से संबंधित जो भी चीजें हैं, वो सब इसमें डिस्क्राइब है। इंडियन पिनल कोड करते हो ना। और एक कई सारे कोड बनाए गए जिसको कहा जाता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जब कोई सुनवाई चलती है न्यायालय में, तो इन चीजों का ही फॉलो किया जाता है। तभी तो कहा जाता है कि ये न्याय मिलने में बहुत देर होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने हिसाब से बना रखा था इसे, और हम आज तक उसको फॉलो कर रहे हैं। अपने हिसाब से हमने चेंज ही नहीं किया, जो नियम कानून बन गए वही नियम कानून अब भी चल रहा है। अरे भाई, परिस्थितियां बदल गई हैं, समय बदल गया है। 1860-61 मतलब कितने समय, 150 साल की बात हो गई। आज का समय कुछ और है। तो चीजें बदलनी चाहिए, बट नहीं बदल रहे हैं, सब चल रहा है वही। तो मिल रहा है वही सब न्याय। कहीं ना कहीं से लूप होल निकाल लिया जाता है, अपराधी छूट जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि भारतीय संविधान को लिखने में अगर इम्पोर्टेंस देखें, तो इस नियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, भारतीय परिषद अधिनियम। क्योंकि यहाँ से भारतीयों को इसमें शामिल किया जाने लगा। अभी तक भारतीयों को किसी चीज में शामिल नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब भारतीय परिषद अधिनियम जब बनाया गया है, तो यहाँ से भारतीयों को शामिल करना शुरू कर दिया गया था। ठीक है, ये डिटेल में डिस्कस करने लायक है। ठीक है, ये इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ये अलग नहीं है, ये पॉलिटी में ही डिस्कस होगा। ठीक है, तो भारतीय परिषद नियम जब संविधान वगैरह पढ़ाएंगे तभी हम डिस्कस करेंगे इसे। क्योंकि इससे पहले आपको भारतीय परिषद समझाना पड़ेगा कि ये जो भारतीय परिषद है ये क्या था। इसमें कुछ सदस्य रखे गए थे, जिसमें से कुछ भारतीय रहेंगे, कुछ यूरोप के रहेंगे, तब जाके ये नियम क्लियर होगा। अच्छा, दूसरी बात कि बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये भारतीय परिषद अधिनियम आपका लागू किया गया था कब? 1861 में। भारत में पहली बार आयकर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आयकर कब लगाया गया। तो भारत में पहली बार आयकर लगाया गया आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में। कैनिंग के समय में ही आयकर जो टैक्स है वो लगाया गया, जो आज आप इनकम टैक्स देते हैं। इसने बहुत ज्यादा तो नहीं लगाया, लेकिन उसके हिसाब से तो ठीक ही था। 500 रुपए से अगर अधिक आप कमाते हैं साल में, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ये था कि इसने एक नियम लगा दिया था कि 500 से वार्षिक, वार्षिक था ये। अगर इससे ज्यादा आप कमाते हैं, 500 रुपए से अगर आप ज्यादा कमाते हैं, तो आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट था, ये पूछा नहीं जाता आपसे। बस ये ध्यान रखिएगा कि आयकर कब लगा था, टैक्स कब लगा था। तो ये प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? तो विल्सन है। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड से बुलाया गया था इसको, ये बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था। तो लॉर्ड विल्सन को वहां से बुलाया गया कि आप कुछ कानून बनाइए, मतलब चीजों को समझाइए। तब इसने अपना निर्णय दिया था आयकर के बारे में। तो पहला इनकम टैक्स यहाँ से लागू हो गया।
और इसी के समय में 1861 में ही हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट इसके एक्ट पारित हुआ है, लेकिन ये जो बनेगा ये आगे चल के बनेगा, एक अगला आएगा जॉन लॉरेंस, उसके समय में हाई कोर्ट बनेंगे, लेकिन एक्ट पारित हो गया है 1861 में। हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ और संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू की गई, एक समान कानून, कि भारत में जो भी आएगा उसमें सब में एक समान दंड संहिता लागू होगी, वो इसी समय चालू किया गया। तो आप देख क्या रहे हैं कैनिंग के समय, कि कैनिंग का समय महत्वपूर्ण किस चीज के लिए है? ये जो दंड संहिता है, जो हम लोग हाई कोर्ट वगैरह में फॉलो कर रहे हैं, न्यायालय में जो फॉलो कर रहे हैं, इंडियन पिनल कोड जो चल रहा है, ये सब जो चीजें हैं ये कैनिंग के समय में ही हुई है। मतलब वो उसी के समय की सब चीजें आज तक चल रही हैं। समझ गए पॉइंट? ये एक इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। छोटा सा पॉइंट है, एक हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कैनिंग, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घोषणा पत्र भी इसी के समय आया है। तो लॉर्ड कैनिंग को बोलेंगे 56 से 62 तक इसका समय रहा है। 1857 का विद्रोह हुआ है, अंतिम गवर्नर जनरल ये है, और ये भारत का प्रथम वायसराय है। इसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया, और जिसमें कई सारी चीजें थी, जिसमें से एक था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के तहत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लागू हुआ, जिसमें कि विधवा विवाह कर सकती थी। 59 और 60 में नील विद्रोह हुआ, जो कि बंगाल के नदिया जिले से शुरू हुआ, और नदिया जिले में एक गांव था गोविंदपुर। तो नदिया जिले में गांव था गोविंदपुर, वहां से शुरू हुआ, और वहां के दो व्यक्ति थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील विद्रोह था क्या? तो ये जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे अंग्रेज, ठीक है ना, जबकि कोई फायदा नहीं था उससे, किसानों को बहुत नुकसान हुआ। तो इसी के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था, कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे, और इसमें वो सफल रहे। तो 1860 में एक आयोग बना दिया गया था, नील आयोग, ठीक है, और जिससे ये चीजें सॉल्व कर ली गई थी। तो ये सफल आंदोलन था। श्वेत विद्रोह हुआ था, जो डाक सुविधा को बंद किया गया था। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड 1860 लागू पारित हुआ, 1861 में लागू हो गया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसी समय बनाए गए। तो डिस्चार्ज हुआ, चार्ज नहीं था क्या? ठीक है, ये हो गया। टैक्स जो लगाया गया वो कब लगाया गया? तो इसी के द्वारा, इसी के समय में टैक्स लगाया गया, आयकर। और 1861 में हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ तथा संपूर्ण देश में एक ही दंड संहिता लागू कर दी गई। क्लियर हो गया सबको पॉइंट? हाँ या ना? क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, अब इसमें चलिए इसको देख लीजिएगा जरा, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी करते रहो, नहीं तो चीजें थोड़ा गड़बड़ रहेंगी। कल हम लोगों ने कुछ बातें की थी, ठीक है, ट्राई किए हो आप लोग क्वेश्चन? पहले का आंसर क्या था? पहले का आंसर, पहले का आंसर बी था। पहले का आंसर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, गलत बात है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही बात है। इसका मतलब दो सही है, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। कौन सा कथन सही नहीं है? तो जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की, ये बात सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय क्लाइव को था, ये सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे ब्रिटिश शासकों में था, ये गलत है। इसका मतलब कि अगर हम लोग कहें कि इसमें से ढूंढना कि कौन सा सही नहीं है, तो यही, ये बात सही नहीं है, क्योंकि इसको साम्राज्य विस्तार का श्रेय नहीं दिया जाता। साम्राज्य विस्तार का श्रेय आपका एक डलहौजी को मिलता है, और आगे एक आएगा डफरिन, और डफरिन को भी जाता है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को वो चीज ज्यादा नहीं जाती। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था?
कौन था गवर्नर जनरल? जल्दी बताइए, कौन था गवर्नर जनरल? बी बता रहे हैं आप लोग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सही है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति क्या थी और किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है रिंग फेंस की नीति या घेरे की नीति। तो घेरे की नीति किसने चलाई थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। घेरे की नीति किसने चलाई थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। चलिए आगे बताइए। रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? तो रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? वही वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। किसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया? द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? महिमा कह रही है बी ऑप्शन। नहीं भाई, द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। सी ऑप्शन है। द्वैध शासन को वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। और द्वैध शासन लगाया किसने था? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। ठीक है, क्लाइव ने लगाया था और इसने खत्म किया था। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? पता है किसी को? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव नहीं। रॉबर्ट क्लाइव नहीं, वॉरेन हेस्टिंग पे मेन जो वो चलाया गया था वो वॉरेन हेस्टिंग पे चलाया गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझो। वॉरेन हेस्टिंग जो था ना, 1788 से 1795 तक ये मुकदमा चलता रहा। अब डेट मत लिखना, केवल समझा रहे हैं। ठीक है। असल में क्या था कि वॉरेन हेस्टिंग, अब एक तो देखो घेरे की नीति थी और कई सारी चीजें। तो इस समय क्या था, अवध के नवाब के ब्राह्मण लूट पाता। तुम लोग लिखते क्या हो यार, थोड़ा क्लियर लिखा करो, पता ही नहीं चलता क्या लिख रहे हो। तो बहुत सारे अन्याय किए थे इसने। तो इसको देखते हुए जब ये ब्रिटेन गया था वापस, तो इसके मतलब इसको कहा गया कि आप बहुत अत्याचारी हैं, आपने बहुत ज्यादा वहां पे अत्याचार किया है जनता पर। और इसको देखते हुए इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, मुकदमा चलाया गया था और काफी लंबे समय तक ये चलता रहा। बट इसको मुक्त कर दिया गया। ये देखते हुए लोगों ने कहा, वहां का जो था, इसको फ्री कर दिया। क्या कहा कि ये व्यक्ति आपने पर्सनल के लिए अत्याचार नहीं किया है, इसने ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने के लिए अत्याचार किया। इसका मतलब इसने साम्राज्य को अच्छा बनाया है, इसलिए हम इसको दंड नहीं देंगे। मतलब ये क्या बात होती है? मतलब तुम अत्याचार भी करो, सब कुछ करो, उसके बाद कह दो कि हम ब्रिटेन के लिए कर रहे थे, साम्राज्य के लिए कर रहे थे, तो सारे माफी तुम्हारे, मतलब जितने पाप है वो सब धुल गए। तो ये एक मुद्दा था, इसको माफ कर दिया गया। ठीक है। और उसने कहा कि परिस्थितियां ऐसी थी जिसकी वजह से इसको अत्याचार करने पड़े। ये सब निर्णय वहां दिया गया, तो ये छोड़ दिया गया वॉरेन हेस्टिंग को। ठीक है, 95 में ये हट गया। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो ब्रिटिश संसद पे वॉरेन हेस्टिंग पर ही चलाया गया। ठीक है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? जल्दी बताइए, न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? देखिए, ये चीज हम बता चुके हैं आपको, ये चीज हम पीछे बता चुके हैं। क्या? वॉरेन हेस्टिंग ने वॉरेन हेस्टिंग ने न्यायालय शुरू किया था, फौजदारी या दीवानी। लेकिन एक्चुअल में जो मेन काम करने का काम किया है वो कॉर्नवालिस ने किया था, जो कई लेवल पर न्यायालय लेके आया। तो ये जो न्यायिक संगठन का श्रेय है वो कॉर्नवालिस को जाएगा, क्योंकि इसने कोर्ट ऑफ सर्किट भी बनवाए थे, 4 कोर्ट ऑफ सर्किट बनवाए थे। ठीक है। भारतीय लोक सेवा पीडब्ल्यूडी विभाग किसने शुरू करवाया था? पीडब्ल्यूडी विभाग किसने शुरू करवाया था? एनीवन? कॉर्नवालिस। रिवाइज कर लेना सब लोग, कॉर्नवालिस है पीडब्ल्यूडी विभाग। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? गाजीपुर में है। कहां पर है? गाजीपुर में है। 13वें का आंसर आप लोग दे सकते हैं तो बताइए। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा लागू नहीं होता? जल्दी दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 13।
जल्दी दीजिए आंसर। अरे, यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है। ये PWD नहीं बोलते इसको। अरे, भारतीय लोक सेवा मतलब सिविल सर्विस होगा ना। PWD तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होगा। वो इंग्लिश में गलत हो गया PWD। भारतीय लोक सेवा वो सही है पॉइंट। भारतीय लोक सेवा का मतलब वही जो नागरिक सेवा है। नागरिक सेवा। वो भारतीय लोक सेवा वो लोक निर्माण विभाग है। हिंदी में PWD को क्या बोलते हैं? लोक निर्माण विभाग। तो ये नागरिक सेवा है। आंसर सही है, पहचान लो। इंग्लिश में PWD लिख दिया है, ये नागरिक सेवा है। क्योंकि PWD विभाग तो उसके समय शुरू हुआ ना, डलहौजी के समय। हम्म। 13 का आंसर दो जल्दी भाई। लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता? देखिए, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना रखना, ये तो था ही। ये तो था ना कि भाई सहायक संधि में क्या था कि उसके पास हमारी सेना रहेगी, सब कुछ खर्च वो उठाएगा। ठीक है। भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना। अच्छा, समझिए जरा। इस समय एक नेपोलियन बोनापार्ट जो है, ये बड़ा खतरनाक शासक चल रहा है, फ्रांस का। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना, ये उधर लड़ाई चल रही है। और नेपोलियन बोनापार्ट भारत की तरफ भी आना चाह रहा था, ये इसको पता था कि ये गड़बड़ कर देगा। लॉर्ड वेलेजली ये सोच रहा था। तो ये चाहता था कि नेपोलियन इधर ना आए। तो नेपोलियन इधर नहीं आएगा, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा उसे। तो इसलिए इसने सहायक संधि शुरू। एक ये भी मुद्दा है कि सहायक संधि इसलिए भी की कि हम जब भारत के कई राजाओं को मिला लेंगे और ये सारे राजा अगर हमारे अंडर में आ जाएंगे, तो एक केंद्रीय टाइप का शासन हो जाएगा, मेरे पास बड़ी सेना हो जाएगी। और अगर नेपोलियन कभी आक्रमण किया, तो मैं उसको बड़े आराम से हरा दूंगा। नेपोलियन सब जीतता चला आ रहा है। नेपोलियन ने मिस्र जीत लिया था, सीरिया जीत लिया था, और बहुत सारी उधर यूरोप के जो क्षेत्र थे, लगभग उस पर नेपोलियन का जीत हो चुका था। वेलेजली इस चीज को समझ रहा था कि कभी ना कभी वो भारत की तरफ भी आ ही जाएगा। इसी को ध्यान में रखते उसने सहायक संधि से जितने भी शासक थे उनको अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया था। इसको देखते हुए नेपोलियन ने भारत पे आक्रमण नहीं किया। तो ये एक और बात थी कि सहायक संधि का एक और था रिजल्ट कि जिसकी वजह से नेपोलियन का जो खतरा था वो टल गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, ये एक पॉइंट था सहायक संधि में। तो ये भी सही है और दूसरा भी सही है। कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना, ये सहायक संधि के लिए नहीं था। नियत आय का प्रबंध करने का मतलब था कि एक प्रकार से राजस्व इकट्ठा करना। ठीक है। तो सहायक संधि में तो सेना रखवा रहा है ना, कि सेना वहां जाए, उसके खर्च उठाएं वो लोग, है ना। ये सब चीजें मेन थी इसका। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये चीज मेन उद्देश्य नहीं था। मतलब एक सेकेंडरी कह सकते हैं, सेकेंडरी बोला जा सकता है, लेकिन ये मेन उद्देश्य नहीं था। तो सहायक संधि का मेन उद्देश्य ये नहीं था। ठीक है, बाकी सारे थे। तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहें कि सहायक संधि का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था जिसकी वजह से ये कर रहा था, तो चौथा वाला है सबसे इंपॉर्टेंट। सहायक संधि का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था। वो ये चाहता था कि सब लोग ब्रिटिश को सर्वोच्च माने। मतलब जो भी यहाँ का शासक है वो हमारे अधीन रहे, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे मैसूर के हो, वो सब ब्रिटिश के अधीन रहे। तो सहायक संधि का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था। वो ब्रिटिश सर्वोच्चता को लागू करना चाहता था कि हम सबसे सर्वोच्च हैं। ये है उसका मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, बाकी इसके अलावा कई सारे पॉइंट थे उसके में। ठीक है, बट मेन पॉइंट नियत आय नहीं था। नियत आय के लिए वो नहीं किया था, वो एक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कर रहा था ऐसा। लॉर्ड वेलेजले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? जल्दी आंसर दीजिए राजरानी। लिखो जल्दी, आंसर क्या है? मीरा, सीमा, गीता, सुनीता।
कोई तो होगा। क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? पेशवा बाजीराव, पिंकी, मनीषा, हेमा, श्वेता, राफिया, आरती, कोमल, मनीषा, पंकज, मनोज। भैया सबका आंसर आना चाहिए। कुछ लोग देते हैं केवल आंसर, बाकी सब चुप बैठे रहते हैं। रंजना, श्यामधर, ज्योति। चलिए, इसका सही आंसर है आपका, पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। पेशवा बाजीराव द्वितीय, पहला मराठा सरदार। मराठा सरदार पूछा है, पहला शासक नहीं पूछा है। पहला शासक तो निजाम वाले हैं, हैदराबाद के निजाम। लेकिन यहाँ पे पूछा है पहला मराठा सरदार, वो पेशवा बाजीराव द्वितीय है। पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए अगला क्या है क्वेश्चन। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो आपको बताया था कि बसीन की जो संधि थी ये बाजीराव द्वितीय ही गए थे। ठीक है, तो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय, तभी तो सहायक संधि कहा गया है कि पहला सहायक संधि करने वाला मराठा सरदार कौन है। तो बसीन की जो संधि हुई है वो इसी के समय हुई है, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के समय हुई है। क्लियर है? ये इतना सा पॉइंट है आप। चलिए एक पॉइंट बोल पूछते हैं आपसे कि जो व्यपगत का सिद्धांत था, राज हड़पने की नीति, उसमें सबसे पहले किस राज्य को या किस रियासत को मिलाया गया था? राज हड़पने की नीति में किसको मिलाया गया था? सतारा। सतारा को। किसको मिलाया गया था? सतारा। सतारा। ठीक है, तो एक पेज हमने कर लिया, इसको करते रहिए बीच बीच में, क्योंकि एक साथ करेंगे तो ज्यादा वो नहीं रहेगा। हम लोग गवर्नर भी पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो एक पेज हमने आज कर लिया, 15 15 क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। और गवर्नर भी हमने देख लिया आज का, जो गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे आपका अगला, कल 2-3 की हम बात कर लेंगे, छोटे छोटे हैं कल। आज कैनिंग वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब हमारा इंपॉर्टेंट जो आएगा वो लिटन होगा। दो इंपॉर्टेंट है। कैनिंग के बाद अगर देखेंगे तो लिटन और रिपन, ये दो इंपॉर्टेंट है। बीच में आएंगे छोटे छोटे, लॉर्ड मेयो आएगा, नॉर्थ ब्रुक आएगा, ये एल्गिन आएगा, बट ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लिटन और रिपन, ये दो इंपॉर्टेंट है जो आगे आएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आप लोग जो शीट शेयर कर रहे हैं हम लोग, उसको थोड़ा सा शीट को, जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है पेपर, उसको आप लोग सॉल्व करते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए आप लोग सब। और रिवाइज करते, चलो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन।